नमस्कार, आप लोग सुन रहे हैं हमारी न्यूज़ लाइव चैनल से आज का सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। आज की सबसे बड़ी और सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग खबर देश भर में चर्चा का विषय बनी हुई है। कई हफ्तों से चल रही नेट यूजी पेपर लीक के खिलाफ स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफा दे दिया है। यह फैसला भारत की रीसेंट एजुकेशन पॉलिटिक्स के सबसे बड़ी घटनाओं में से एक माना जा रहा है। इस आंदोलन की शुरुआत तब हुई जब देश के कई राज्यों के स्टूडेंट्स ने आरोप लगाया कि नेट पेपर लीक ने लाखों मेहनती स्टूडेंट्स का भविष्य प्रभावित कर दिया। प्रोटेस्ट धीरे धीरे दिल्ली के जंतर मंतर तक पहुंच गया और हजारों स्टूडेंट्स, पेरेंट और यूथ ग्रुप से शामिल होकर सरकार से जवाब मांगा। प्रोटेस्ट का मुख्य मुद्दा था कि पेपर लीक के जिम्मेदार लोगों पर सख्त एक्शन लिया जाए और एजुकेशन सिस्टम में सुधार किया जाए। लगातार बढ़ते दबाव के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए अपने इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया और फिलहाल प्रहलाद जोशी को एजुकेशन मिनिस्ट्री का एडिशनल चार्ज दिया गया है। सरकार ने कहा है कि नई एजुकेशन मिनिस्टर के साथ एग्जामिनेशन सिस्टम को और मजबूत बनाने के लिए नई कदम उठाई जाएगी। सरकार और प्रोटेस्ट लीडर्स के बीच कई राउंड्स की बातचीत के बाद कुछ महत्वपूर्ण मांगों पर सहमति बनी। सरकार ने प्रोटेस्ट से जुड़े कुछ एफआईआर वापस लेने और प्रभावित परिवारों के लिए सहायता पर विचार करने की बात कही। इसके बाद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइजर्स ने आंदोलन को फिलहाल समाप्त करने का ऐलान किया। इस पूरे मामले की जांच पहले से ही सीबीआई कर रही है। इन्वेस्टिगेशन का उद्देश्य ये पता लगाना है कि पेपर लीक का नेटवर्क कितना बड़ा था और इसमें किन लोगों की भूमिका थी। अगर किसी की भूमिका साबित होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। राजनीतिक स्टार पर भी इस घटना का बड़ा असर देखने को मिला। विपक्ष ने इस इस्तीफा को स्टूडेंट मूवमेंट की जीत बताया, जबकि सरकार का कहना है कि यह फैसला देश के स्टूडेंट्स का भरोसा दोबारा मजबूत करने के लिए लिया गया है। अब देश भर के स्टूडेंट्स की नज़र इस बात पर है कि नई लीडरशिप एग्जामिनेशन सिस्टम में कितने बड़े रिफॉर्म्स लाते हैं और पेपर लीक जैसी मामले दोबारा ना हो, इसके लिए क्या नई कदम उठाए जाते हैं। ये मुद्दा आने वाले दिनों में भी देश की सबसे बड़ी खबरों में बने रह सकते हैं। आज की दूसरी बहुत ही महत्वपूर्ण खबर कारगिल विजय दिवस से जुड़ी है। हर साल 26 जुलाई को भारत कारगिल विजय दिवस मनाता है। इस दिन देश उन वीर जवानों को याद करता है जिन्होंने 1999 के कारगिल युद्ध में अपनी जान की परवाह किए बिना भारत की सीमाओं की रक्षा की और विजय हासिल की। आज पूरे देश में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किया गया। लद्दाख के दर्स वार मेमोरियल में मुख्य समारोह हुआ, जहां रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना के वरिष्ठ अधिकारियों और शहीदों के परिवारों ने मिलकर पुष्प चक्र अर्पित किया। 2 मिनट का मौन रखा। उन वीर जवानों को नमन किया गया जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ बलिदान दिया। रक्षा मंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि कारगिल विजय सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं थी, बल्कि भारत के साहस, एकता और संकल्प का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि भारत की सीमा पर परिस्थिति में देश की सुरक्षा के लिए तैयार है और देश अपने सैनिकों के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहेगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने भी सोशल मीडिया के माध्यम से शहीदों को श्रद्धांजलि दी और देशवासियों से उनका बलिदान को कभी न भूलने की अपील की। देश के कई राज्यों में स्कूल, कॉलेजेस और सरकारी संस्थानों में भी कारगिल विजय दिवस के
लक्ष्य में विशेष कार्यक्रम आयोजन किए गए। 1999 का करगिल युद्ध लगभग 2 महीने तक चला था। भारतीय सेना ने कठिन पहाड़ी इलाकों में बहादुरी से लड़ते हुए दुश्मन के कब्जे से कई महत्वपूर्ण चोटियों को वापस हासिल किया। इस जीत ने दुनिया को भारत की सैन्य क्षमता और जवानों के हौसले का एहसास कराया। आज भी ड्रेस वार मेमोरियल पर देश के कोने कोने से लोग पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। कई युवा और पर्यटक भी यहाँ आकर करगिल के इतिहास को जानते हैं और वीर जवानों के बलिदान को याद करते हैं। ये दिन हर भारतीय के लिए गौरव, सम्मान और देशभक्ति का प्रतीक माना जाता है। असम फ्लड क्राइसिस। असम और पूर्वोत्तर भारत से आ रही है, जहां लगातार भारी बारिश और नदियों के बढ़ते जलस्तर ने बाढ़ की स्थिति को गंभीर बना दिया है। कई जिलों में गांव पानी से घिरे हुए हैं और हजारों परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया है। सरकारी एजेंसीज और रेस्क्यू टीम्स लगातार राहत और बचाव का काम कर रही है। ब्रह्मपुत्र और उसकी कई सहायक नदियों का जलस्तर डेंजर मार्क के आसपास या उससे ऊपर पहुंचने की रिपोर्ट्स के बाद नीचे वाले इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें, पुल और ग्रामीण रास्ते प्रभावित हुई, जिससे आम लोगों की यात्रा और रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर असर पड़ा। कुछ जगहों पर स्कूल और अन्य संस्थानों को भी बंद करने का फैसला लिया गया। नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, आर्मी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। बोट के माध्यम से लोगों को सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। रिलीफ कैंप में खाने पीने के पानी, दवाई और अन्य जरूरी सामान की व्यवस्था की जा रही है। मेडिकल टीम्स भी कैंप में तैनात है ताकि बाढ़ के बाद फैलने वाली बीमारियों को रोका जा सके। बाढ़ के सबसे बड़ा प्रभाव किसानों पर पड़ा है। कई खेतों में पानी भरने से फसलों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। पशुपालकों को भी अपने पशुओं को सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा। राज्य सरकार ने प्रभावित परिवारों के लिए राहत पैकेज और नुकसान के सर्वे की प्रक्रिया शुरू करने की बात कही है। प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी स्थिति की समीक्षा की है और राज्य को केंद्रीय सहायता देने का आश्वासन दिया है। मौसम विभाग ने कुछ इलाकों में भी और बारिश की संभावना जताया है, इसलिए प्रशासन ने लोगों से नदी के किनारे और निचले इलाकों से दूर रहने और सिर्फ आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है। फिलहाल रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। अगले कुछ दिन मौसम और नदियों के जलस्तर पर निर्भर करेंगे कि स्थिति कितनी जल्दी सामान्य हो पाती है। सरकार का कहना है कि प्रभावित लोगों की सुरक्षा और पुनर्वास को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता दी जा रही है। अब बढ़ते हैं मणिपुर की सिचुएशन के तहत। राज्य के कई संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा वालों का सर्च ऑपरेशन अब भी जारी है। सरकार का कहना है कि स्थिति को पूरी तरह सामान्य बनाने के लिए आर्मी, असम राइफल्स, सीआरपीएफ और मणिपुर पुलिस मिलकर लगातार काम कर रहे हैं। सिक्योरिटी एजेंसीज के मुताबिक पिछले कुछ दिनों में कई सर्च ऑपरेशन चलाई गई, जहां से हथियार और गोला-बारूद बरामद किए गए। इन ऑपरेशंस का उद्देश्य अवैध
हथियारों को जब्त करना और किसी भी तरह की हिंसा को रोकना है। प्रशासन ने कहा है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। राज्य सरकार ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। प्रशासन का कहना है कि अफवाहों पर ध्यान न दिया जाए और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर ही भरोसा किया जाए। सोशल मीडिया पर फैलने वाले गलत सूचनाओं को लेकर भी निगरानी बढ़ाई गई है। इसके साथ ही रिलीफ कैंप में रह रही परिवारों के लिए खाने, स्वास्थ्य सेवा और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार का कहना है कि विस्थापित परिवारों की सुरक्षा, घर वापसी और पुनर्वास के लिए योजना पर काम चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री भी मणिपुर की स्थिति पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं। सीनियर अधिकारी राज्य प्रशासन के साथ संपर्क में है और सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग नियमित रूप से हो रही है। जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त सुरक्षा बल भी तैनात किया जा सकते हैं। राज्य के कई सामाजिक और धार्मिक संगठनों ने भी शांति और भाईचारे की अपील की है। उनका कहना है कि हिंसा से किसी का फायदा नहीं होता और सभी समुदायों को बातचीत के माध्यम से समस्याओं का समाधान ढूंढना चाहिए। विशेषज्ञों भी मानते हैं कि स्थायी शांति के लिए सुरक्षा के साथ साथ संवाद और विश्वास बहाल करना भी बहुत ज़रूरी है। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। भारत और अमेरिका के बीच चल रही ट्रेड नेगोशिएशन से जुड़ी है। पिछले कुछ दिनों में अमेरिका ने सेक्शन 301 के तहत भारत से आने वाले कुछ प्रोडक्ट्स पर 10% एडिशनल टैरिफ लागू किया है। यह पहले प्रस्तावित 12.5% के कम है, लेकिन इसके बाद भी दोनों देशों ने ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी फाइनल करने की बात दोहराई है। भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के मुताबिक अमेरिका के साथ लगातार बातचीत के बाद टैरिफ रेट को 12.5% से घटाकर 10% कर दिया गया। सरकार का कहना है कि इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को कुछ राहत मिलेगी और लगभग 45% भारतीय एक्सपोर्ट्स इन नई टैरिफ से प्रभावित नहीं होंगे। इसमें कुछ महत्वपूर्ण सेक्शन जैसी जेनेटिक मेडिसिन्स और कुछ अन्य प्रोडक्ट्स शामिल हैं। सरकार का कहना है कि वर्तमान फोकस एक बिलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को जल्दी से जल्दी फाइनल करना है। अगर ये एग्रीमेंट होता है तो दोनों देशों के बीच व्यापार और इन्वेस्टमेंट को और बढ़ावा मिल सकते हैं। इससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को अमेरिकन मार्केट में बेहतर एक्सेस मिलने की उम्मीद है। हालांकि टेक्सटाइल और अपैरल सेक्टर के एक्सपोर्टर्स ने चिंता व्यक्त की है कि 10% एडिशनल ड्यूटी से उनकी कॉम्पिटिटिवनेस प्रभावित हो सकते हैं। इसी वजह से भारत और अमेरिका टेक्सटाइल प्रोडक्ट के लिए कंसेशन या अन्य व्यवस्थाओं पर भी चर्चा कर रही है। आर्थिक विशेषज्ञों का मानना है कि अगर ट्रेड एग्रीमेंट सफलता से फाइनल हो जाता है तो मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट, टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन एंड एम्प्लॉयमेंट के नए अवसर खुल सकते हैं। साथ ही दोनों देशों के इकोनॉमिक रिलेशन और मजबूत होंगे। लेकिन जब तक फाइनल एग्रीमेंट साइन नहीं होता तब तक टैरिफ और मार्केट एक्सेस से जुड़े कुछ मुद्दों पर बातचीत जारी रहेंगे। फिलहाल भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि अमेरिका के साथ वार्तालाप जारी रहेगा और उद्देश्य यही है कि दोनों देशों जल्दी से जल्दी एक ऐसी ट्रेड एग्रीमेंट पर पहुंच सके जो दोनों के हित में हो। अगला न्यूज़ रेलवे से जुड़ी है। भारत सरकार ने रेलवे सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए कवच 0.40 ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम का विस्तार तेज कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस टेक्नोलॉजी का उद्देश्य ट्रेन एक्सीडेंट को कम करना और रेलवे नेटवर्क को अधिक सुरक्षित बनाना है।
रेलवे मिनिस्ट्री के अनुसार कवच 4.0 को दिल्ली, मुंबई और दिल्ली हावड़ा जैसे देश के सबसे व्यस्त रेलवे कॉरिडोर पर तेज़ी से लगाया जा रहा है। फिलहाल आज के लिए इतना ही। जुड़ी रहिए हमारे MM न्यूज़ लाइव चैनल से और प्यार देते रहिए और अपने दोस्तों को शेयर, सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद।